नमस्कार। साइंस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए 8वां लेक्चर लेके आया हूँ। लेक्चर 7 में हमने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र किसको कहते हैं। उसके बाद इसमें पढ़ा था लेक्चर 7 में कि एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब कभी कभी पूछता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो हम लेक्चर 8 में विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सामने है विद्युत क्षेत्र रेखा, इसी को क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र रेखा, अब कहीं ना कहीं विद्युत क्षेत्र है, अब इसमें विद्युत क्षेत्र रहेगा जो रेखा के रूप में कार्य करेगा, विद्युत क्षेत्र रेखा। मतलब कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा जो होता है, सरल रेखा भी होता है, वक्रीय रेखा भी होता है। सरल भी हो सकता है, वक्रीय, लेकिन सरल वक्रीय जो होगा किस रूप में होगा, वास्तविक रूप में नहीं होगा, काल्पनिक रूप में होगा। तो कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं सरल वक्रीय या काल्पनिक रेखाएं होती है, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। शायद समझे होंगे या नहीं समझे होंगे। तो चलिए कैसे हम समझेंगे। तो कहता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है काल्पनिक रेखाएं होती है। मान लीजिए काल्पनिक रेखा खींचे, ये काल्पनिक रेखाएं होती है। अब क्या कर रहा है, जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा, मान लीजिए कोई बिंदु है, अब इस पे एक स्पर्श रेखा ले रहे हैं, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा या बिंदु है, अब कहीं ना कहीं स्पर्श करेगा, टच करेगा। तो जिस बिंदु पर स्पर्श करेगा इसका डायरेक्शन देखिए कुछ इस तरह से बनाएगा, इस तरह से, या मानिए यहीं पर टच कर दिया, स्पर्श किया, डायरेक्शन कुछ इस तरह से बनाएगा। जिस बिंदु पर स्पर्श करेगा वह बिंदु किसको बतलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बतलाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाएगा। यही मेरा क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा है। मतलब कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है एक काल्पनिक रेखाएं हैं, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। जैसे और समझते हैं, इसे मान लीजिए दिया कि एक काल्पनिक रेखाएं मान ली, अब हमको इसमें विद्युत क्षेत्र रेखा काल्पनिक रेखा है, अब हमको विद्युत क्षेत्र की दिशा कहते हैं। तो आपको क्या कहते हैं, शॉर्ट में इतने याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा है एक काल्पनिक रेखा है, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा किसको बतलाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाएगा। स्पर्श रेखा ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाएगा। मान लीजिए यहाँ स्पर्श किया तो इसके डायरेक्शन इधर जा रहा है, विद्युत क्षेत्र की, जहाँ स्पर्श करेगा E1 मान लेते हैं, दूसरा विद्युत क्षेत्र E2 मान लेते हैं। इस तरह से कहीं किसी को तो प्रॉब्लम नहीं, अब तो समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। मान लीजिए कोई भी आपसे पूछा कि विद्युत क्षेत्र रेखा किसको कहते हैं, तो अपने मन से विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक रेखाएं होती है, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। यह था आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं की परिभाषा। अब इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो अगला ये याद रखिएगा कि कभी कभी पूछता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं की कल्पना, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा सबसे पहले किनके मन में आया कि विद्युत क्षेत्र रेखा भी होता है। तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं की कल्पना जो होती, कल्पना जो हुआ था सर्वप्रथम किसने किया था, फैराडे महोदय ने। कौन किए थे, विद्युत क्षेत्र रेखा की कल्पना सर्वप्रथम फैराडे महोदय ने किया था। अब इसके बाद कुछ और जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है, चलिए इसके बाद गुण में सारा गुण जान लेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है। तत्काल हमने जाना विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा और इसकी कल्पना सर्वप्रथम किसने किया था, फैराडे महोदय ने। कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं के महत्वपूर्ण गुण को बेहतर से पढ़ेंगे ताकि मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछेगा सॉल्व हो सके। तो सामने है पहला गुण है मेरा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं परिभाषा में तुरंत पढ़ें, कैसी रेखाएं होती है, तो काल्पनिक रेखाएं होती है। अब जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा क्या होती है, उस बिंदु पर किसको स्पर्श रेखा की दिशा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। नोट अभी तुरंत बतलाएं, फिर से समझ लेते हैं। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, अब इसके किसी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा करेंगे। तो मान लीजिए यदि यहाँ कहीं कोनो बिंदु पर स्पर्श किया तो स्पर्श रेखा की जो डायरेक्शन होगा किसको बतलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बतलाएगा, मतलब ई को बतलाएगा। मान लीजिए यहाँ स्पर्श किया तो इसका जो डायरेक्शन होगा किधर, इधर जाएगा, मतलब किसको दर्शाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। इस तरह का जितना भी जहां भी स्पर्श करेगा सब विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाएगा। मतलब यहाँ से यही हम जाने कि विद्युत क्षेत्र रेखा से हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन ज्ञात करते हैं, दिशा ज्ञात करते हैं। इसके बाद दूसरा नोट पॉइंट है मेरे सामने कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती है। याद रखिए पुत्र, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, काल्पनिक होती है, लेकिन विद्युत क्षेत्र क्या होता है, वास्तविक होता है। यह था आपका दूसरा। इसके बाद तीसरा सामने तीसरा गुण है कि याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट होगा, है 2 नंबर में पूछता है
याद रखिएगा कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा। दो विद्युत क्षेत्र रेखा काहे नहीं काटेगा, तो यहाँ देखिए कि दो विद्युत क्षेत्र, पहला विद्युत क्षेत्र रेखा लिए और दूसरा विद्युत क्षेत्र रेखा लिए। देखिए कहीं ना कहीं इस बिंदु पे काट रहा है। अब ये जो मेरा पॉइंट हुआ काट रहा है, ये बिंदु जो हुआ मेरा कहीं ना कहीं कटान बिंदु हुआ, प्रतिच्छेदी बिंदु हुआ, कटान बिंदु। अब जिस बिंदु पर काट रहा है तो क्या करेगा, अब काटेगा, मान लीजिए ये L1 रेखा और ये L2 रेखा है, दूसरा लाइन है। तब देखिए इस L1 के कारण, इस L1 के कारण जो इसका विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा होगा कहीं ना कहीं इधर होगा E1, और इसी बिंदु पर इस L2 के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा जो होगा कहीं ना कहीं डायरेक्शन इधर होगा E2। अब देखिए आप ही बताइए कि कोई एक पॉइंट है और यहाँ पर कहेगा कि कभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 6 न्यूटन प्रति कूलम्ब आएगा और यहीं पर कभी 8 न्यूटन प्रति कूलम्ब आएगा समान आवेश में, तो कभी संभव है? कभी संभव नहीं। यही आपको हम समझाना चाहते हैं कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? तो उसके प्रतिच्छेदी बिंदु पर दो अलग अलग परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, प्राप्त होती है, जो कि कभी संभव नहीं है, जो कभी संभव नहीं, जो कभी क्या है, संभव नहीं है। याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है बिहार बोर्ड में 2 नंबर पूछ देगा कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों? प्रतिच्छेदी बिंदु पर दो अलग अलग परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती है, जो कि कभी संभव नहीं है। क्या आप ही जानते हैं, हम थोड़ा समझाएं। एक बिंदु पर दो मान अलग अलग संभव नहीं है। यह था आपका तीसरा। इसके बाद चौथा गुण है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से क्या होती है, प्रारंभ होती है, मतलब धन आवेश से निकलती है, कहाँ जाके खत्म होती है, तो ऋण आवेश पर खत्म होती है। अब विद्युत क्षेत्र रेखा कहीं ना कहीं रेखा पर आवेश गति करता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, यहाँ समझते हैं। अब मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और ये निगेटिव चार्ज लेते हैं। अब एक निकाय बनाएगा, इस तरह से मान लीजिए निकाय बनाए। अब अभी तुरंत पढ़े कि विद्युत क्षेत्र रेखा कहाँ से प्रारंभ होती है, धन आवेश से निकलेगा, धन आवेश से प्रारंभ होगा, कहाँ जाएगा, ऋण आवेश की ओर जाएगा। तो धन आवेश से प्रारंभ होगा, ऋण आवेश की ओर जाएगा। इस तरह से मान लीजिए हमने ले रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखा ले रहे हैं, इस तरह से जाएगा, इस तरह से मान लीजिए बढ़ते चला जाएगा, इस तरह से। और इधर ये इस तरह से घटते चला, इधर आएगा इस रूप में। मतलब यहाँ कह सकते हैं, अब इसका डायरेक्शन जो होगा देखिए कि इस दिशा में ऋण आवेश से धन आवेश की ओर जाएगा, ये इस दिशा में जाएगा और ये इस दिशा से आएगा। तो मतलब यहाँ मेलने ये बात हमको सीखना है, मान लीजिए प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू है, तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। यह था आपका चौथा पॉइंट। इसके बाद पांचवा गुण कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करता है। अब लूप किसको कहते हैं, तो यहाँ देखिए कहीं ना कहीं एक सतह से बंद घेरा समझ लीजिए। आगे या पढ़िएगा किरचॉफ के नियम में जंक्शन और लूप, यहाँ पढ़िएगा तत्काल हम लूप मतलब समझिए बंद सतह। तो इसको हम कैसे समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। तो 2017 में बिहार बोर्ड में 2 नंबर में पूछा था कि दो समान धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं की गणना करें, तो ठीक उसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण करती है या नहीं करती, तो नहीं करती है। तो समान धन आवेश के कारण क्या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा या असमान धन आवेश के कारण क्या उत्पन्न होगा। तो समान धन आवेश के कारण मतलब परिमाण समान होगा, समान धन आवेश, और असमान परिमाण का मतलब एक बड़ा एक छोटा होगा। तो मान लीजिए दो समान परिमाण लेते हैं, प्लस क्यू, इधर भी प्लस से आवेश लेते हैं, कुछ निकाय बनाएगा, निकाय बना रहा। अब परिमाण समान है, ये भी कैपिटल क्यू मान लेते हैं, ये भी कैपिटल क्यू मान लेते हैं। अब क्या करना है, तो अब इसके बीच अपने मन से क्या कर दीजिए, मान लीजिए एक सतह है जो क्या करता है, इस दोनों को
दोनों समान परिमाण के आवेश को डिवाइड करता है। अब इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से निकलकर ऋण आवेश पर जाता है। अब यहाँ धन ऋण है नहीं, मतलब ये यहीं से निकल के यहीं सिमट जाएगा, तो इधर तो जाएगा ना, ऐसे करके इधर जाएगा नहीं, अब ऐसे करके इधर आ जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि इस तरह से आप बना सकते हैं डायग्राम कि विद्युत क्षेत्र रेखा है, इस तरह से आएगा। ठीक इसी प्रकार आप बता सकते हैं। अब नीचे उसी प्रकार जाएगा। इस तरह से बनेगा। फिर ये भी धनावेश है, ठीक उसी प्रकार जाएगा। ये भी समान धनावेश है, कोई बड़ा छोटा नहीं, इक्वल रहेगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो रहेगी इक्वल रहेगी, तब जाके समान धनावेश के कारण यही एक बड़ा एक छोटा विद्युत क्षेत्र रेखा बना दीजिएगा तो असमान धनावेश के कारण। ये था आपका समान धनावेश का डायरेक्शन क्या होगा, तो ऋण आवेश से जाता है, मतलब हमेशा डायरेक्शन इधर रहेगा, इसका डायरेक्शन हमेशा इधर रहेगा। अब इसके आगे एक ऋण आवेश आएगा, वहां पे जाके मिल जाएगा। ये था आपका समान धनावेश के कारण, यही कह देगा। और समान धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचे, तो असमान धनावेश के कारण कैसे खींचेंगे, मतलब परिमाण असमान है। मान लीजिए कैपिटल क्यू है, इसी में मान लेते हैं एक दूसरा, इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बाद समझिएगा। इसके बाद इसी में एक दूसरा परिमाण असमान परिमाण का मान लेते हैं, प्लस ये क्यू आवेश मानते हैं, जिसका परिमाण क्या रख देते हैं, ये बड़ा है तो ये छोटा रख देते हैं, स्मॉल क्यू रख देते हैं, परिमाण स्मॉल क्यू रखते हैं। तब इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखा होगा क्या होगा, कहीं ना कहीं बड़ा परिमाण ज्यादा है तो ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखा बनाएगा, बड़ा बनाएगा। आवेश का परिमाण छोटा है तो अपने अनुकूल छोटे विद्युत क्षेत्र रेखा की नति करेगा। तो मैं नहीं कह सकते, आप देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा वो छोटा बनाएगा, इसके तुलना में देखिए कहीं ना कहीं छोटा है। यही था मेरा असमान धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा। तो ये यहाँ से समझ गए हूँ कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। तो जब कभी बिहार बोर्ड में पूछे कि असमान धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं की गणना करें, मतलब खींचे, तो इस तरह से लिखिएगा। समान धनावेश के कारण पूछेगा तो खींचिए, इस तरह से खींचिएगा। समान धनावेश के कारण मतलब समान परिमाण समान का विद्युत क्षेत्र रेखाएं दोनों तरफ समान रहना चाहिए। असमान के कारण मतलब जिधर ज्यादा परिमाण होगा उधर बड़ा विद्युत क्षेत्र रेखा होगा, इधर छोटा परिमाण होगा उधर छोटा विद्युत क्षेत्र रेखा होगा। इसके बाद अगला गुण के बारे में, इसके बाद छठा गुण है मेरे पास, याद रखिएगा 2 गुण। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी चालक पदार्थ के अंदर प्रवेश नहीं करती है। तो किसके अंदर प्रवेश करती है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसके बाद लास्ट गुण में यही है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसके अंदर, अचालक पदार्थ के अंदर प्रवेश करती है। कभी भी चालक पदार्थ के अंदर नहीं आएगा, कभी भी चालक पदार्थ की ओर नहीं जाएगा। अंदर आने का मतलब इसके ओर नहीं जाएगा, किसके ओर जाएगा, अचालक पदार्थ की ओर जाएगा। ये था आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण। इसके बाद हम पढ़ते हैं विद्युत, देखते हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। कहीं ना कहीं द्विध्रुव है, मतलब 2 ध्रुव होंगे, द्वि मतलब 2, ध्रुव मतलब पोल, 2 अक्ष होंगे इसमें। तो विद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं, तो परिभाषा एक बार पढ़ते हैं। जब 2 समान परिमाण, मतलब आवेश जो होगा उसका परिमाण समान होना चाहिए, एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को, विपरीत प्रकृति कहने का मतलब क्या, एक धन होगा दूसरा ऋण होना चाहिए। समान परिमाण होगा लेकिन प्रकृति क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। बहुत कम दूरी पर रखा जाता है, तो इस प्रकार के बने निकाय को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। समझते हैं फिगर में क्या कहता है, जब 2 समान परिमाण, अब एक निकाय बनाइए, इसमें 2 द्विध्रुव होगा, 2 अक्ष होंगे, परिमाण समान होना चाहिए, क्यू क्यू समान परिमाण, एवं क्या कहता है, विपरीत चिन्ह, मतलब एगो प्लस तो एगो माइनस, मतलब एक धन आवेश तो दूसरा ऋण आवेश, उतना ही परिमाण का होना चाहिए। समान परिमाण को बहुत कम दूरी पर रखा जाएगा। अब 2 आवेश है उसको बहुत कम दूरी पर रखेंगे तो इस प्रकार का जो निकाय बनेगा, इस प्रकार के बने निकाय को, निकाय मतलब बन गया, तो इस प्रकार के बने निकाय को क्या कहते हैं, ये निकाय जो बना विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो फिर से समझते हैं, जब 2 समान, कोई बिंदु मान लेते हैं ए और ये बिंदु बी,
जब दो समान परिमाण एवं विपरीत चिन्ह वाले आवेशों को बहुत कम दूरी पर रखा जाता है तो इस प्रकार के बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब जैसे गोलीय दर्पण में वक्रता, केंद्र, ध्रुव, ये सब फोकस सब पढ़ते थे, ठीक उसी प्रकार अब इसमें कि विद्युत द्विध्रुव में हम इसके बारे में जानेंगे। तो कहीं ना कहीं अब इसका कुछ अक्ष आएगा, कुछ मिलेगा इसके साथ, तो इसके साथ जो सेंटर आएगा, अक्ष जो आएगा, इस अक्ष को क्या कहते हैं, ये अक्ष आएगा। तो कह सकते हैं ये अक्ष जो रहेगा कि विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, द्विध्रुव अक्ष कहते हैं, द्विध्रुव अक्ष कहते हैं, डाइपोल एक्सिस, द्विध्रुव अक्ष कहते हैं, डाइपोल एक्सिस, डाइपोल एक्सिस। इसके बाद द्विध्रुव अक्ष के बारे में जान लिए। अब द्विध्रुव लंबाई के बारे में, तो द्विध्रुव लंबाई किसको कहते हैं, मान लीजिए इसके बीच कोई एक सेंटर होगा, मध्य बिंदु होगा, इस सेंटर को हम क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। क्या मानते हैं, एक मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु को हम ओ मानते हैं। तो ओ जब मानते हैं तो जितना लंबाई इधर होगा, मान लीजिए एल लंबाई इधर है तो बीच में सेंटर आएगा, तो इतना ही लंबाई इधर होगा। तो आप कह सकते हैं कि अब द्विध्रुव लंबाई की परिभाषा जानते हैं। ये जो मेरा होगा द्विध्रुव लंबाई मतलब डाइपोल लेंथ, डाइपोल लेंथ, लेंथ, इसका परिभाषा कैसे देंगे तो ध्यान से समझिएगा। कह सकते हैं अभी पूरा सरल रेखा है, तो विद्युत द्विध्रुव, किसी विद्युत द्विध्रुव में द्विध्रुव अक्ष, कह सकते हैं किसी विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखाखंड, अब ये पूरा रेखा है तो इसका टुकड़ा यहीं तक न, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखाखंड के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं, द्विध्रुव लंबाई कहते हैं। इसके बाद द्विध्रुव लंबाई के बारे में जान लिए। अब इसके बाद तीसरा चीज जानते हैं, इसमें कुछ सेंटर होते हैं, केंद्र होते हैं। तो ये मेरा कहीं ना कहीं वो माने थे, क्या माने थे, केंद्र माने थे। तो केंद्र हम किसको कहेंगे, तो द्विध्रुव का केंद्र है तो इसको क्या कहेंगे, द्विध्रुव केंद्र मतलब डाइपोल सेंटर, द्विध्रुव केंद्र। तो परिभाषा कैसे होगा, द्विध्रुव लंबाई, किसी विद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव लंबाई के मध्य बिंदु को द्विध्रुव केंद्र कहते हैं। फिर से परिभाषा समझ लीजिए, तीन चीज के बारे में परिभाषा है। पहला द्विध्रुव अक्ष, दूसरा द्विध्रुव लंबाई, और तीसरा क्या, द्विध्रुव केंद्र। तो कह सकते हैं सबसे पहले द्विध्रुव अक्ष के बारे में जानते हैं। कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। इसके बाद द्विध्रुव लंबाई, किसी विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखाखंड, रेखाखंड के बीच की लंबाई को द्विध्रुव लंबाई, इसमें सरल रेखा और द्विध्रुव लंबाई में रेखाखंड। इसके बाद तीसरा है मेरा द्विध्रुव केंद्र, द्विध्रुव लंबाई के मध्य बिंदु को द्विध्रुव केंद्र कहते हैं। ये था मेरा विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव अक्ष, द्विध्रुव लंबाई, द्विध्रुव केंद्र। कहीं ना कहीं समझ गए, इसकी परिभाषा हम नहीं लिख रहे हैं। यहाँ देखें द्विध्रुव लंबाई, तो आपसे पूछेगा द्विध्रुव लंबाई की लंबाई कितनी होती है। द्विध्रुव लंबाई कहीं ना कहीं ये भी मेरा आवेश है, तो इसकी लंबाई क्या होगा हमेशा याद रखिएगा, डाइपोल लेंथ, द्विध्रुव की लंबाई। देखिए L इधर है, L इधर है, तो पूरा लंबाई क्या हो जाएगा, L प्लस L 2L। इसके बाद याद रखिएगा द्विध्रुव लंबाई मेरा 2L है, और उसके बाद जब कभी भी दूरी को मापा जाएगा तो कहाँ से, केंद्र से मापा जाता है। बिरते लीजिएगा, दूरी जो मापा जाता है किससे, त्रिज्या, केंद्र से मापा जाता है, त्रिज्या जो मापा जाता है। ठीक उसी प्रकार विद्युत द्विध्रुव में हमेशा किसी भी दूरी को द्विध्रुव केंद्र से मापा जाता है। इसके बाद हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव। आगे हम देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ें, ठीक उसी से संबंधित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो जैसे हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र, भौतिक था, कोई परिभाषा नहीं आया था, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे तो फॉर्मूला आ गया था। ठीक उसी प्रकार देखिए विद्युत द्विध्रुव पढ़े, कोई फॉर्मूला सामने नहीं आया, लेकिन जो ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े उससे रिलेटेड तो उसके सामने फॉर्मूला आया। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको कहते हैं, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि, मतलब कहीं ना कहीं इसके बीच डायरेक्शन होगा, जिसका परिमाण, अब द्विध्रुव आघूर्ण का जो परिमाण होता है दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण
एवं इसके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे P से सूचित किया जाता है। अब समझते हैं भाषा को। तो कहता है दोनों आवेशों में आप कहीं ना कहीं एक विद्युत द्विध्रुव बनाइएगा, विद्युत द्विध्रुव बनाइएगा। विद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं? समान परिमाण एवं विपरीत चिन्ह वाला आवेश, मतलब क्यू अब चिन्ह विपरीत होना चाहिए, एक प्लस तो दूसरा माइनस। समान परिमाण एवं विपरीत चिन्ह वाले आवेशों को अब एक द्विध्रुव केंद्र भी मान लीजिए, ए पॉइंट बी और ये ओ। इसकी लंबाई l, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई l और यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई कितनी l। तो पूरा लंबाई कहीं ना कहीं द्विध्रुव लंबाई मेरा क्या हो गया 2l। इसके बाद देखिए कि आवेश भी आ गया, दोनों आवेश। तो याद रखिएगा ये मेरा क्या है, कहीं ना कहीं विद्युत निकाय बनाइएगा तो विद्युत द्विध्रुव है तो इसमें आघूर्ण बन जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि ये किस, आप बढ़िया से समझते हैं। कहता है एक सदिश राशि, तो डायरेक्शन किधर होगा, दिशा होना चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ऋण से धन, मतलब ऋण से धन इधर जाएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अब कहता है जिसका परिमाण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, मतलब कहीं ना कहीं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P जो होगा मेरा, P जो होगा, कहता है दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश, परिमाण तो केवल आवेश विपरीत प्रकृति है, परिमाण तो सेम है, कोण परिमाण उठा लेते हैं Q परिमाण, एवं इसके बीच की दूरी के गुणनफल की क्या होता है बराबर होता है, बीच की दूरी क्या है 2l, बीच की दूरी का क्या होता है गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है कौन, द्विध्रुव आघूर्ण। तो कहीं ना कहीं मेरे पास आया P बराबर क्या आया Q इंटू 2l। मतलब यहाँ से देखिए फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण एवं इसके बीच की दूरी के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। ये था मेरा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए जब फॉर्मूला है तो दो चीज कहीं ना कहीं निश्चित होगा, एसआई मात्रक और बीमा। तो इसका एसआई मात्रक और बीमा देखते हैं। तो नोट में पहला पॉइंट देखिए एसआई मात्रक, तो कहीं ना कहीं पी का जो एसआई मात्रक आएगा, पी का जो एसआई मात्रक आएगा, अब क्या हो जाएगा जानते हैं पी बराबर क्या होता है क्यू इंटू 2l। क्यू मतलब क्या आवेश, आवेश का एसआई मात्रक कूलम सी। अब 2l, 2 का तो मात्रक होगा नहीं, संख्या l, l मतलब क्या लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक मीटर, तो इसको कूलम इंटू मीटर में क्या लिख सकते हैं कूलम मीटर। मतलब आया कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है कूलम मीटर होता है। अब मात्रक आया तो बीमा भी होगा, तो इसका बीमा जानते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा। नोट में दूसरा पॉइंट कि P की बीमा, तो आपके बीच फॉर्मूला है कि क्या होता है P बराबर Q इंटू 2l होता है। तो क्या हो जाएगा P की बीमा इक्वल टू Q की बीमा इंटू 2, तो संख्या इसका बीमा नहीं होगा, L की बीमा। अब Q के लिए बीमा में क्या प्रयोग करते हैं, Q का बीमा होता है AT और L क्या है लंबाई, लंबाई मतलब इसके लिए बीमा में लेंथ L प्रयोग करते हैं। मैंने क्या है LAT, याद रखिएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा LAT होता है। कभी भूल भी जाइएगा तो LAT मतलब लात याद रखिएगा, याद रहेगा हमेशा। ये था मेरा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक और बीमा। तो कहीं ना कहीं समझ गए होंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2l होता है। या क्या होता है किसी एक आवेश का परिमाण एवं उसके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर होता है। इसकी बीमा L है। कल क्वेश्चन जो हम अगले लेक्चर में जानेंगे। तो आई होप दैट कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मेरा अगला वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स।